हमने मॉडर्न जो स्टैटिक पोर्शन जो पार्ट है, जो स्टैटिक पोर्शन में मॉडर्न हिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया, तो हमने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। एंड तक हमने डिस्कस किया था कि फ्रेंच कैसे भारत में आए, और अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड कर्नाटिक वॉर को इसमें डिस्कस कर लिया। अब हम देख रहे हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर के बारे में, जिसके बाद में हम देखेंगे किस तरीके से पूरी तरीके से फ्रेंच का जो ट्रेड था कहीं ना कहीं कम होने लगा, और ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज थे उनका एक बहुत बड़ा वर्चस्व भारत में और उसके आसपास सभी कॉन्टिनेंट में फैल गया था। स्टार्ट करते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर को। थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है, डुप्लेक्स के जाने के बाद में जो गोर्चू आए थे, वो ज्यादा समय तक के लिए यहाँ पे गवर्नर नहीं रहे। उन्होंने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम किया था, जो कि जिस काम को हम बोलते हैं दैट इज ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के तहत में उन्होंने जो है सब जो भी लड़ाई वगैरह थी उसको बंद कर दिया था। भारत में जो ब्रिटिशर्स थे और फ्रेंच थे और नवाब और निजाम की जो लड़ाई थी, हैदराबाद के निजाम की और कर्नाटक के नवाब को लेके जो लड़ाई वगैरह चल रही थी उसको रोकने का काम किया था। उन्होंने बोला था बेटर वी हैव टू फोकस ऑन आवर ट्रेड्स। और कहीं ना कहीं यूरोपियन सरकार जो सत्ताएं थी दोनों इस बात से एग्री करती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में कुछ समय के बाद में यानी 1756 में 1756 में एक इंपॉर्टेंट वॉर हुई। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये जो वॉर का हम लोग कहीं ना कहीं संज्ञान में देख सकते हैं, सभी तरह की ट्रेड में देख सकते हैं। ये वॉर शुरू हुई थी यूरोप से। जी हाँ, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से वॉर शुरू हुई थी। इसका नाम 7 ईयर वॉर के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये वॉर पूरे 9 साल चली है, लेकिन इसका नाम 7 ईयर वॉर्स के नाम से जाना जाता है। 7 ईयर वॉर का मतलब है कि जो वॉर थी वो वॉर बिटवीन फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में थी। इस वॉर के अपने आप में कई सारे रीजंस हैं, मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट से कुछ बहुत ज्यादा उसमें नहीं आता इस चीज में। लेकिन ये वॉर कहीं ना कहीं ओहायो, जो एक रिवर है नॉर्थ अमेरिका में, ओहायो रिवर है, जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपने कई सारी कॉलोनियों ले लिया था जो फ्रेंच की हुआ करते थी। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स को की उन कॉलोनियों को लेके, उन इंग्लिशर्स को उन कॉलोनियों को लेके लड़ाई थी। दूसरा स्पेनिश, जो स्पेन है, स्पेन के एरिया को लेकर लड़ाई थी। इसके बाद में ऑस्ट्रिया की अभी तक सत्ता के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं थी। यानी वेस्ट में कई सारी अपने आप में प्रॉब्लम चल रही थी, और सभी प्रॉब्लम को लेके ये वॉर 7 ईयर वॉर स्टार्ट हुई। क्योंकि वॉर वेस्ट में स्टार्ट हुई तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं हम इस वॉर को इंडिया में तक भी आगे लेके जाएं। बिना बात के ऐसे ये वॉर इंडिया में स्टार्ट हो गई, जिसको हम थर्ड कर्नाटिक वॉर या फिर बैटल ऑफ वेंडीवास के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि 1755 में एक नए गवर्नर आए जिनका नाम था लेरियट। लेरियट ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं किया, इसके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन लेरियट के काल में यहाँ पे 7 ईयर वॉर का सिस्टम जो है स्टार्ट हो गया था। सो इसके तहत इंग्लैंड ने जबरदस्ती क्या किया, जो चांदनगर एक वेस्ट बंगाल में फ्रेंच का एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल एरिया था, वहां पे अटैक कर दिया। और फ्रेंच को वहां पे कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा, अपना कॉमर्स पे उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फ्रेंच के यहाँ पे एक तो कॉमर्स में नुकसान आ गया, उससे पहले ब्रिटिशर्स को एक इंपॉर्टेंट फायदा हुआ था। उनकी एक इंपॉर्टेंट लड़ाई में जीत हुई थी 1757 में, 1757 में इनकी एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। जो लड़ाई हुई थी सुजादोला और ये सब जो एक अलग मुद्दा है, वहां पे लड़ाई हुई थी। वहां पे ब्रिटिशर्स की जबरदस्त तरीके से एकदम जीत मिली थी। उनके साथ में जो आसपास की प्रिंसले स्टेट्स थे वेस्ट बंगाल में, वो भी साथ थे ब्रिटिशर्स के। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जो प्रिंसली स्टेट्स उनके साथ नहीं, तो उनके में काम करने वाले जो सूबेदार हैं या छोटी मोटी पोस्ट पे जो लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को हेल्प करते थे, पीछे के रास्ते से। डायरेक्ट नहीं करते थे, पीछे के रास्ते से हेल्प करते थे। यानी ब्रिटिशर्स की डिप्लोमेसी में, फाइनेंस में सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी थी। वहीं पे फ्रांस कहीं ना कहीं अपनी चीजों को लेकर बड़ा चरमाया हुआ था और बड़ा डगमगाया हुआ था। फ्रांस को इस तरह की कहीं पे भी सफलता भी नहीं मिल रही थी। इसी के बाद में ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ये सब चीजें पॉसिबली उनको हेल्प कर रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने इन सब चीजों के तहत में क्या किया, कमर्शियल एरिया जो चांदी नगर था फ्रेंच का, उस पर भी अटैक कर लिया और वहां पे भी अपनी उनके कॉमर्स को खत्म किया। इसके बाद में 1758 में 1758 में गवर्नर है कॉन्टे डी लेले। कॉन्टे डी लेली के में आते ही क्या किया, उन्होंने फैसला किया क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है हमें पीछे ढकेल रहे हैं, हम भी जो ब्रिटिश के इंपॉर्टेंट कमर्शियल ट्रेड है एरियाज है उनको अटैक करेंगे। तो जो मिस्टर लेली थे उन्होंने ही अटैक ऑन सेंट डेविड। सेंट डेविड जो कटलूर में एक जगह है मद्रास के पास में, वहां पे उन्होंने अटैक किया और सेंट डेविड को अपने पास कब्जा कर लिया। बाद में इन्होंने कटलूर के बाद में सेंट जॉर्ज पे मद्रास में भी अटैक किया और मद्रास को भी अपने पास में कब्जे में ले लिया। अब जो ब्रिटिशर्स की बारी थी इनको जवाब देने की, उन्होंने इसका जवाब दिया। मैंने आपको पहले बता दिया प्लासी के बाद में ब्रिटिशर्स का कहीं ना कहीं जो थम्स अप था, उनका अंगूठा ऊपर था, उनका जो पैसा उनके पास में ज्यादा था, तो उनको किसी भी लड़ाई से किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं था। दे हैव इनफ फंड टू विन एंड फाइट एनी काइंड ऑफ बैटल। फर्दर क्या हुआ, इन ऑर्डर टू सेव मद्रास,
मद्रास को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी एक बहुत जबरदस्त आर्मी का बैकअप भेज दिया। कहां से? फोर्ट विलियम से भेज दिया, सेंट जॉर्ज मद्रास में भेज दिया। ये जो पर्सन थे, इस पर्सन ने वाज लैली, ही वाज नॉट डुप्लेक्स। अगर इनके जगह डुप्लेक्स होते तो अपने आप को डिप्लोमेसी के साथ साथ में आर्मी के फ्रंट पे भी रेडी रखते, लेकिन ऐसा नहीं था। ही वाज द लैली, ही वाजंट डुप्लेक्स। बिकॉज ही वाजंट डुप्लेक्स, इस वजह से ये ही वाज शॉक्ड, ही वाज सरप्राइज्ड कि किस तरीके से ब्रिटिश की एक छोटे से एरिया को बचाने के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया को बचाने की इतनी बड़ी आर्मी जो है ब्रिटिशर्स ने अपनी भेज दी, जो फोर्ट विलियम से आई उनके पास में। एंड ही वाज सरप्राइज्ड आफ्टर काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ब्रिटिशर्स, और इनको मद्रास को खाली करना पड़ा। ब्रिटिशर्स ने इनसे जबरदस्ती मद्रास खाली करा लिया। लैली वाज फोर्स्ड टू रेज द सीज ऑफ मद्रास एट सेंट जॉर्ज। जो सेंट जॉर्ज फोर्ट था, उनको जो कब्जा कर लिया, तो उस कब्जे वाले हिस्से को छोड़ना पड़ा काउंटेंट ऑफ लैली ने, जो गवर्नर थे उस समय। एंड इन ऑर्डर टू गिव द फाइनल ब्लो टू फ्रांस, फ्रांस को फाइनली भारत से भगाने के लिए एक इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई। दैट बैटल इज कॉल्ड द बैटल ऑफ वेंडिवास, और हिंदी में उसको बंदीवासी का युद्ध भी बोला जाता है। ये लड़ाई जनवरी को, 11 जनवरी को, अगर एग्जैक्ट डेट आप जानना चाहते हैं, 11 जनवरी 1760 में ये लड़ाई हुई। इस लड़ाई में क्या हुआ, जो सर आयरकूट थे, सर आयरकूट फ्रॉम English from Britain and this Conte de Lely from France, they respectively fought the battle in order to capture the area of Pondicherry, क्योंकि पौंडीचेरी का धीरे धीरे करके ये एरिया ब्रिटिशर्स अपने पास ले रहे थे। उस एरिया को कैप्चर करने के लिए ये लड़ाई हुई। इसमें सर आयरकूट ने फ्रांस को हराया, तो हराया, साथ में उनके जो इंपॉर्टेंट जनरल थे, जनरल डीबुसी, उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने उसको भी मतलब अपने कब्जे में ले लिया, और ही आल्सो कैप्चर्ड जनरल डीबुसी। इससे फ्रांस की बहुत ज्यादा दोबारा हार हुई और बेइज्जती भी हुई। तो बंदीवासी का युद्ध इस तरह से शुरू हुआ, जिसमें कि पुडुचेरी के पास का एरिया ब्रिटिशर्स ने अटैक करके अपने पास लेने की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले मद्रास के एरिया को फ्रांस हथियाना चाहता था, लेकिन फोर्ट विलियम से बैकअप होने के बाद में उसको वापस हटना पड़ा। अब डेफिनेट सी बात है, अंग्रेजों की बारी थी अपना जवाब देने की। उन्होंने जवाब दिया, और जवाब ऐसा दिया, ब्रिटिशर्स के सुनने में कान बहरे हो गए, सॉरी, फ्रांस के सुनने के लिए कान बहरे हो गए। और फ्रांस का जो इंपॉर्टेंट जनरल थे डीबुसी, उनको भी उन्होंने अपने साथ अगवा कर लिया, कैप्चर कर लिया। डीबुसी को कैप्चर करने के बाद में फ्रांस ने अपनी हार जो बंदीवासी मान ली। इसके बाद में फ्रांस के जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे, जैसे कारिकाल है, पुडुचेरी है, पौंडीचेरी है, माए है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ये भी फ्रांस को अपने हाथों से उनको छोड़ना पड़ा। अब फ्रांस पूरी तरीके से भारत में एक तरीके से बैकफुट पे जा चुका था, हार चुका था। उसके बाद में 1763 में जो 7 साल का युद्ध था यूरोप में, उसका अंत हो गया, वो खत्म हो गया। और इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस एक इंपॉर्टेंट हुई, जिसमें कि जो भी जिसका गया है उसको वापस दे दिया, गिव एवरीथिंग बैक। जिसने कैप्चर किया उसको वापस दे दिया जाए। इस ट्रीटी के आधार के ऊपर में फ्रांस ने का जो एरिया, पौंडीचेरी का पूरा एरिया, माहे का एरिया, और जो एरिया वेस्ट बंगाल का था, कमर्शियल उनकी इंपॉर्टेंट एरियाज थे, उनको वापस ब्रिटिशर्स ने वो सभी एरियाज दे दिए। बट उन्होंने कुछ कंडीशन रखी, कुछ शर्तें रखी। वो शर्तें थी कि फ्रांस अब कोई फोर्टिफाई यानी कोई किला बंदी नहीं करेगा, फ्रांस कोई फोर्टिफिकेशन की एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई ट्रूप से आर्मी फ्रांस नहीं रख सकता, सिर्फ लिमिटेड एरियाज पे ट्रेनिंग करेगा विद ड्यू ग्रांट परमिशन। उसके लिए भी उसको परमिशन चाहिए होगी ब्रिटिशर्स की। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, बैटल ऑफ बंदीवासी एस्टैब्लिश्ड East India Company in India, in this continent, Indian continent, as a paramount European power. So if you're writing your answer, you can write this sentence in the end. Ki friends, this battle of Bandivas, or we can say the battle of the Third Carnatic War, established this East India Company in Indian continent, as the paramount European power. So this was the era that actually began the whole prominent power of Indian continent into the Britain's hand. And from now onwards, French start French अगर मैं बोलूं कि उनकी जो सत्ता थी, द पावर ऑफ फ्रेंच गॉट डिक्लाइन, उनकी सत्ता धीरे धीरे खत्म होने लगी, डिक्लाइन होने लगी, गिरने लगी। एंड फ्रॉम इसके बाद में हम उसके आगे की फ्रेंच बात करेंगे, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत में ये सब जीतने के बाद में अपनी नई इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दैट। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो डू आस्क मी। मैं आपको कुछ सेकंड के लिए व्हाइट बोर्ड के साथ छोड़ रहा हूँ ताकि आप उसके
नोट्स वगैरह ले लीजिए। थैंक यू सो मच।